हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट टू आर। अपन ने पिछली क्लास में प्लाज्मा के बारे में अच्छे से पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था। इस क्लास में अपन अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे सेलुलर एलिमेंट। अपन ने आपको मैंने जैसे पहले ही बताया था कि पिछली क्लास में कि जो ब्लड होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है प्लाज्मा, और दूसरा मैंने बताया था सेलुलर एलिमेंट। सेलुलर एलिमेंट है ना, जिसमें आपके तीन सेल आते हैं। एक तो आरबीसी आती है, एक आपके डब्ल्यूबीसी आती है, और तीसरा आपकी प्लेटलेट आती है। ठीक है, प्लेटलेट्स आती है। तो अपन ने प्लाज्मा को डिटेल में पढ़ा था। अब इस क्लास में अपन पढ़ेंगे सेलुलर एलिमेंट। ठीक है, पिछली क्लास में एक करेक्शन कराना चाहता हूँ आपको कि अपन ने लास्ट क्लास में अपन जब केएफटी की जो नॉर्मल रेंज पढ़ रहे थे उसमें अपन ने एक रेंज पढ़ी थी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की, एक पढ़ी थी अपन ने क्रेटिनिन की, है ना, और एक अपन ने पढ़ी थी यूरिक एसिड की। ठीक है, मैं इसमें यूरिक एसिड की मैंने आपको बताई थी 3 to 7 होता है मिलीग्राम पर डीएल होता है। क्रेटिनिन की अपन ने डिस्कस करी थी। जो क्रेटिनिन की नॉर्मल वैल्यू होती है वो 0.6 से 1.2 होता है। तो थोड़ा थोड़ा ये लैब टू लैब भी डिफर करती है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो इश्यू आता है ना वो इसमें आता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन में। अपन क्लिनिकल प्रैक्टिस जब देखते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस वहां पर मैंने आपको बताया था 45 तक नॉर्मल मानते हैं, यूरिया को 45 तक नॉर्मल मानते हैं। लेकिन थ्योरेटिकली बुक टू बुक डिफर करता है। मैंने आपको बताया था 8 to 27, इसको करेक्ट कर लेना, क्योंकि जब मैंने एनक्लेक्स बुक देखी तो एनक्लेक्स में इसकी रीडिंग जो लिख रखी थी वो 10 to 20 मिलीग्राम पर डीएल था, और अपन को यही माननी है। जबकि कुछ बुकों में 8 to 27 भी था, कुछ कोचिंग में भी 8 to 27 ही पढ़ाते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक में लिख रखा है वो 10 to 20 मिलीग्राम पर डीएल है। इसको चेंज कराना था मुझे। ठीक है, क्लियर। आज अपन सेलुलर एलिमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, टॉपिक डालो सेलुलर या एलिमेंट या कंटेंट ऑफ ब्लड। सेलुलर कंटेंट ऑफ ब्लड अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेलुलर कंटेंट ऑफ ब्लड। ओके, अब देखो, आपको पता है कि अपने पास 3 टाइप ऑफ सेल होती है, 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल होती है। अपने पास 3 ब्लड सेल पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली ब्लड सेल होती है आरबीसी, जिसको अपन बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, उसका जो एक्चुअल नेम है वो है इरिथ्रोसाइट। दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, जिसका एक्चुअल नेम होता है ल्यूकोसाइट। ठीक है, एंड थर्ड होती है प्लेटलेट, इसका भी एक्चुअल नेम होता है वो है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो ये 3 टाइप की ब्लड सेल अपन को देखने को मिलती है। ठीक है, अब आपको बताया जाता है कि ये ब्लड सेल कहाँ सिंथेसिस होती है। तो लिखो मोस्ट ऑफ ब्लड सेल, जो मोस्ट ऑफ ब्लड सेल हैं वो कहाँ सिंथेसिस होती है? ब्लड सेल सिंथेसिस ये होती है आपके रेड बोन मैरो में। कहाँ पे होती है? रेड बोन मैरो में। मोस्ट ऑफ ब्लड सेल होती है वो रेड बोन मैरो में सिंथेसिस होती हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है। देखो यहीं तो वो सिंथेसिस होंगी, ये भी देखना कि यहीं तो ये ब्लड सेल सिंथेसिस होती है और यहीं पे ये मैच्योर होती है। मतलब पूरा इनका कर्मकांड यहीं होके आता है और उसके बाद में ब्लड में सर्कुलेट होती है। पर इनका ज्यादा सिंथेसिस होना, सब कुछ होना, ये सब आपके रेड बोन मैरो में ही होता है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन अपन को देखने को मिलता है, वो है आपका टी लिम्फोसाइट। क्या है? टी लिम्फोसाइट। क्यों? क्योंकि टी लिम्फोसाइट का सिंथेसिस होता है, जो सिंथेसिस है टी लिम्फोसाइट का वो तो रेड बोन मैरो में हो रहा है। लेकिन इस टी लिम्फोसाइट का जो मैच्योरेशन है, मैच्योर ये कहाँ होती है? होती है लिम्फोइड ऑर्गन में। ये डायरेक्ट लाइन आपके रोज एंड विल्सन में लिखी हुई है। ठीक है, कि सारी ब्लड सेल है उनका सिंथेसिस इवन मैच्योरेशन भी सारा कहाँ पे होता है? रेड बोन मैरो में होता है। लेकिन टी लिम्फोसाइट एक एक्सेप्शन है। इसका जो सिंथेसिस होता है, इसका जो सिंथेसिस तो इसका रेड बोन मैरो में होता है, लेकिन इसका जो मैच्योरेशन है वो लिम्फोइड ऑर्गन में होता है। क्लियर हुई इतनी बात? अब सुनो कि रेड बोन मैरो में ऐसा क्या होता है जो सिंथेसिस होता है, तो इसको भी सुनो कि रेड बोन मैरो में एक स्टेम सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है?
स्टेम सेल। अब आप जानते हो स्टेम सेल क्या होती है? स्टेम सेल एक ऐसी सेल होती है जो आगे जाके डिफरेंशिएट होती है। स्टेम सेल एक अनडिफरेंशिएट सेल है जिससे कैसी भी सेल बन सकती है, किसी भी टाइप की सेल बन सकती है। जो बेस सेल होती है वो स्टेम सेल होती है। इससे ही आगे जाके रेड बोन मैरो बनेगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसमें डेवलपमेंट होंगे। तो आगे जाके इस स्टेम सेल में मॉडिफिकेशन होते हैं और इसी से आपके डिफरेंट डिफरेंट सेल बनती है। तो जो मेन सेल है जिससे आगे जाके डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी बनती है वो स्टेम सेल होती है। आपको बता दूं कि स्टेम सेल भी 3 टाइप की होती है, वो बताओ। एक होती है आपकी टोटियोपोटेंसी, टोटियोपोटेंसी। एक होता है प्लूरिपोटेंसी, प्लूरिपोटेंसी, ठीक है। और एक होता है आपके मल्टीपोटेंसी। इनमें आपको डिफरेंस पता है? ये 3 टाइप के लिखते हैं, छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने कि 3 टाइप की स्टेम सेल होती है, टोटियोपोटेंसी, प्लूरिपोटेंसी एंड मल्टीपोटेंसी। क्या डिफरेंस होता है? देखो, जो टोटियोपोटेंसी है ना, ये तो एम्ब्रियोनिक सेल भी बनाएगा, साथ में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल भी बनाता है। आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब एक जाइगोट होता है, वो जब अपन बॉडी बनती है तो शुरू में जाइगोट बनता है, जाइगोट डिवाइड होता है और उसमें जो सेल बनने लगती है तो एक स्टेम सेल होती है। अब जो शुरू की स्टेम सेल होती है वो एम्ब्रियोनिक भी बना सकती है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर भी बना सकती है। एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर से मतलब होता है कि अपनी बॉडी में जो स्ट्रक्चर ऑर्गन है उनको बना सकती है। आपके इनर सेल बनाएगी या आउटर ट्रोफोब्लास्ट होता है उनको बना सकती है। जबकि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक होती है जैसे प्लेसेंटा को बनाना है। तो जो आपके टोटियोपोटेंसी सेल है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मतलब प्लेसेंटा को भी बनाती है, एम्ब्रियोनिक को भी बनाने की कैपेबिलिटी रखती है, तो वो है टोटियोपोटेंसी। लेकिन प्लूरिपोटेंसी वो होती है जो ओनली एम्ब्रियोनिक सेल बना पाती है, जो ओनली एम्ब्रियोनिक सेल बना पाएगी उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लूरिपोटेंसी बोलते हैं। इसके बाद मल्टीपोटेंसी होती है जो एक स्पेसिफिक टाइप की सेल बनाती है, स्पेसिफिक सेल बनाती है, सेल का टाइप बनाती है, जैसे ब्लड सेल, ठीक है, या आपके स्केलेटल सेल। जो एक स्पेसिफिक टाइप की ग्रुप का टाइप सेल बनाती है, स्पेसिफिक ग्रुप की सेल बनाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मल्टीपोटेंसी। तो यहाँ पे भी ब्लड सेल बन रही है, तो अपन इसको कई जगह लिखते तो प्लूरिपोटेंसी, लेकिन एक्चुअली मल्टीपोटेंट सेल होती है, ठीक है। तो एक स्टेम सेल कहाँ पाई जाती है? जो ब्लड की स्टेम सेल कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है रेड बोन मैरो में। क्लियर? ब्लड की जो स्टेम सेल होती है वो कहाँ पाई जाती है? रेड बोन मैरो में पाई जाती है। और इसका क्या नाम है? इसका यदि कोई नाम आपसे पूछे तो लिखना हीमोसाइटोब्लास्ट। इसको बोलते हैं हीमोसाइटोब्लास्ट। ब्लड की जो स्टेम सेल होती है जिससे सारे ब्लड के कंटेंट बनते हैं, सारी ब्लड सेल बनते हैं तीनों, वो स्टेम सेल होती है हीमोसाइटोब्लास्ट। और वो कहाँ पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, रेड बोन मैरो में पाई जाती है। क्लियर हुई इतनी बात? अब इस स्टेम सेल से, जैसे अपने हीमोसाइटोब्लास्ट देगा, ये एक स्टेम सेल है, ठीक है। इस स्टेम सेल से 2 टाइप की सेल बनती हैं, जो आपको आगे जाके बताऊंगा मैं डिवीजन। तो इसमें अपन देखेंगे 2 टाइप की सेल बनती है। एक तो बनती है माइलोइड सेल। कौन सी बनती है? माइलोइड सेल। एक तो बनती है माइलोइड सेल और दूसरी सेकंड बनती है आपकी लिम्फोइड सेल। एक तो बनती है माइलोइड सेल और दूसरी आपकी बनती है लिम्फोइड सेल। तो जो भी स्टेम सेल होती है इससे 2 टाइप की सेल बनती है, माइलोइड सेल एंड लिम्फोइड सेल। अब इस माइलोइड सेल भी आगे जाके क्या होता है? इससे एक तो बनता है आपके प्रोइरिथ्रोब्लास्ट। क्या बनता है? प्रोइरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। एक इससे बनता है माइलोब्लास्ट और एक इससे बनता है आपके मेगा कैरियोसाइट। वैसे अपन आगे जाके सबको डिटेल में देखेंगे, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि जो माइलोइड स्टेम सेल थी इससे 3 टाइप की सेल बनती है, प्रोइरिथ्रोब्लास्ट, एक माइलोब्लास्ट बनता है और एक बनता है मेगा कैरियोसाइट। प्रोइरिथ्रोब्लास्ट आगे एक प्रोसेस होता है इरिथ्रोपोइसिस। एक प्रोसेस अपन पढ़ेंगे आगे जाके, एक प्रोसेस अपन पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे इरिथ्रोपोइसिस।
तो वो इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये जो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है, सॉरी, वो आगे जाके आपको बनाता है आरबीसी या इरिथ्रोसाइट। मेगा कैरियोसाइट की भी कुछ ऐसी कहानी है कि ये इसका ब्रेक डाउन होता है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं बर्डेड ऑफ। क्या बोलते हैं? बर्डेड ऑफ। इसका ब्रेक डाउन होता है और ये मेगा कैरियोसाइट पूरी टूट जाती है ना, और इससे बनती है प्लेटलेट। क्या बनती है? प्लेटलेट बनती है। बात रही माइलोब्लास्ट की, है ना, क्या है? माइलोब्लास्ट। तो माइलोब्लास्ट से 3 सेल बनती है। क्या बनती है? 3 तरह की सेल बनती है, ठीक है। इसे 3 तरह की सेल बनती है। माइलोसाइट बनती है, क्या अपन बेसिकली बेसोफिलिक माइलोसाइट, बेसोफिलिक माइलोसाइट, ठीक है। दूसरा बनता है इओसिन फिलिक माइलोसाइट, एंड लास्ट होता है आपका न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट। लास्ट होता है न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट। इन माइलोसाइट से, जैसे बेसोफिलिक माइलोसाइट से, इससे बाद में बनता है बेसोफिल, मैच्योर होता है। इओसिनोफिल माइलोसाइट से बनता है इओसिन फिलिक, एंड जो न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट है, इससे बनता है न्यूट्रोसाइट। क्लियर? तो डब्ल्यूबीसी बन गई, सॉरी आरबीसी बन गई, प्लेटलेट बन गई, बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल बन गई। अपन आगे जाके देखेंगे कि क्या कितने टाइप की, ठीक है। एक यहाँ पे मैं बताना भूल गया कि एक सेल और बनती है, वो होती है मोनोब्लास्ट, है ना। एक सेल और बनती है जिसको अपन बोलते हैं मोनोब्लास्ट। इस मोनोब्लास्ट से बनती है आपके मोनोसाइट, ठीक है। क्या बनती है? मोनोसाइट। अब बच्चे अपनी लिम्फोइड सेल, है ना, इसको थोड़ा आगे लिख देते हैं अपन, सॉरी। नेक्स्ट अपनी बची लिम्फो सेल। 2 सेल बनी थी, एक माइलोइड और दूसरी बनती है लिम्फोइड सेल। जो लिम्फोइड सेल होती है ना, इससे जाके 3 सेल बनती है। एक बनती है बी लिम्फोसाइट, दूसरी बनती है आपकी टी लिम्फोसाइट, एंड थर्ड आपकी बनती है नेचुरल किलर सेल। ओके, तो 3 टाइप की सेल बनती है। तो इस तरह से अपना हीमोपोइसिस होता है। मैंने बेसिकली पढ़ाया, अपन आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे इसको, लेकिन मैं आपको दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि अपन ने शुरू में पढ़ा कि एक रेड बोन मैरो एक स्टेम सेल होती है, उसमें उसका नाम है हीमोसाइटोब्लास्ट होता है, रेड बोन मैरो में पाई जाती है। इसमें 2 तरह की सेल बनती है, आगे जाके एक माइलोइड सेल बनती है और एक लिम्फोइड सेल बनती है। लिम्फोइड सेल का अपन देख लिया कि इससे 3 टाइप की सेल बन जाएंगी, आगे जाके बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल, है ना। जबकि अपन देखते हैं माइलोइड सेल से 4 शुरू में प्रोजेनेटर सेल बनती है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट, मेगा कैरियोसाइट एंड मोनोब्लास्ट। मोनोब्लास्ट से मोनोसाइट बन गया, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से आरबीसी बन गया, मोनोब्लास्ट मेगा कैरियोसाइट से टूट के प्लेटलेट बन गई, एंड जो माइलोब्लास्ट है उससे जाके ये माइलोसाइट बनती है, और माइलोसाइट से बाद में ये सेल बनती है। क्लियर हुआ? यहाँ ये हीमोपोइसिस है, इसको अपन देखें तो लिख सकते हैं ये है हीमोपोइसिस, ठीक है। इसको अपन आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि हीमोपोइसिस क्या होता है। ब्लड सेल का फॉर्मेशन होना हीमोपोइसिस कहलाता है। क्लियर? यहाँ तो बात समझ में आई। अब अपन देखते हैं कि जो अपन ने पढ़ा कि रेड बोन मैरो, है ना, जो अपन ने यहाँ पे पढ़ा है रेड बोन मैरो, तो रेड बोन मैरो क्या काम आता है? रेड बोन मैरो का बेसिक काम है आपके ब्लड सेल बनाना, ठीक है। क्या बेसिक काम है? ब्लड सेल बनाना। ये कहाँ पाया जाता है, किस एज के अकॉर्डिंग कहाँ पे पाया जाता है, इसकी लोकेशन को अपन देखते हैं, ये कहाँ पाया जाता है, इसकी कहाँ क्या पोजीशन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एंटीनेटल लाइफ में, ठीक है, कि एंटीनेटल लाइफ में कहाँ पाया जाता है, होता भी है नहीं होता, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो ये अपन देखते हैं एंटीनेटल लाइफ में आरबीसी फॉर्मेशन कहाँ होता है, ठीक है। सॉरी, आरबीसी नहीं, पूरा ब्लड सेल की बात कर सकते हैं अपन यहाँ पे, ना।
आरबीसी पूरे ब्लड सेल की बात करते हैं। ब्लड सेल का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो लिखो, स्टार्ट करते हैं। तो देखो 0 से जो 2 वीक की बात होती है वो आपके ब्लड जो हीमोपोइसिस होता है वो होता है यॉर्क सेल से। जो अर्ली मोस्ट अर्ली फेज होता है 0 से 2 वीक का होता है, उसमें आप एक एम्ब्रियोलॉजी में देखेंगे स्ट्रक्चर होती है यॉर्क सेल, वहां से आपका हीमोपोइसिस होता है, ब्लड सेल बनती है। आप 2 से 6 मंथ पे जाते हैं, जब 2 से 6 मंथ पे जाते हैं तो वो जगह ले लेता है आपका लिवर ले लेता है या स्प्लीन ले लेता है, लिवर या स्प्लीन में बनने लग जाता है। यदि आप 9 महीने तक जाते हैं, 6 से 9 महीने आपको डिलीवरी तक अपन जाते हैं, तो ये काम फिर आपके काम करने लग जाता है रेड बोन मैरो। अब बात है रेड बोन मैरो कहाँ पाया जाता है, इसको अपन देखेंगे। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि 2 वीक तक कौन बनाता है, यॉर्क सेल। 2 से 6 वीक तक कौन बनाएगा, लिवर या स्प्लीन। तो 6 से 9 महीने तक कौन बनाता है, रेड बोन मैरो बनाता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं पोस्ट नेटल लाइफ, ठीक है। अब पोस्ट नेटल लाइफ में कौन बनाता है, ये तो आपको पता लग गया कि पोस्ट नेटल लाइफ में हीमोपोइसिस है वो कौन करेगा, रेड बोन मैरो। पर रेड बोन मैरो कहाँ पाया जाता है, इसको अपन देखते हैं। तो इसको भी आप देखो कि जब 5 साल से कम होता है तो रेड बोन मैरो पाया जाता है ओल बोन में। ओल बोन कंसिस्ट रेड बोन मैरो, जितनी भी आपकी बॉडी में बोन है उन सब में रेड बोन मैरो पाया जाता है। लेकिन जैसे ही 5 से 20 साल होती है, 5 से 20 साल हो जाती है तो रेड बोन मैरो रिप्लेस बाय येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो हटता है, येलो बोन मैरो आने लगता है। देखिए येलो बोन मैरो होता है वो इनएक्टिव होता है, वो इनएक्टिव होता है, नो हीमोपोइसिस। येलो बोन मैरो कोई हीमोपोइसिस नहीं कराता है, ठीक है। ये बस फैट का स्टोर करता है, फैट स्टोरेज करता है, ठीक है। जबकि आरबीएम होता है ये एक्टिव होता है, ये हीमोपोइसिस कराता है, क्लियर, ये हीमोपोइसिस कराता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे 5 से 20 साल की एज चलती है उसमें येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो को रिप्लेस करता जाता है। और अपन जब एंड में देखते हैं कि 20 साल से बाद में रेड बोन मैरो कहाँ कहाँ बचता है, तो रेड बोन मैरो एक तो कहाँ बचता है, एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन। जो लॉन्ग बोन होती हैं जितनी भी क्या, ओनली फीमर एंड ह्यूमरस। आज जो फीमर और ह्यूमरस की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी तो इस तरह की बोन होती है ये, ठीक है। नीचे देखते हैं तो इस तरह की बोन होती है। तो जो ये वाला एरिया होता है, ये वाला एरिया एंड्स है, यहीं पे रेड बोन मैरो पाया जाता है, यहाँ पे रेड बोन मैरो पाया जाता है, जबकि यहाँ पे पूरे में येलो बोन मैरो पाया जाता है, क्लियर है बात। तो जो एंड्स होते हैं लॉन्ग बोन के, एक तो वहां पर आपके क्या बचती है, थोड़ी बहुत रेड बोन मैरो बचता है, और दूसरा रेड बोन मैरो बचता है वो होता है फ्लैट बोन में। कहाँ पे पाया जाता है, फ्लैट बोन में। अब फ्लैट बोन कौन कौन सी है ये भी समझ लो। ये आपके रिब्स, ये है आपके वर्टिब्री, ठीक है, वर्टिब्री हो गया। एक हो गया स्टर्नम, ठीक है, एक हो गया आपका स्कल, और हो गया आपका पेल्विक। तो ये फ्लैट बोन है, इनमें रेड बोन मैरो पाया जाता है। इसलिए तो जब बोन बायोप्सी करते हैं तो मोस्ट कॉमन साइट आपकी बायोप्सी की वो स्टर्नम निकल के आती है। देखना अपन आगे पढ़ेंगे जब ऑन्कोलॉजी पढ़ेंगे तब, है ना। जबकि जो लॉन्ग बोन है उनके एंड में रेड बोन मैरो पाया जाता है। तो ये आपके इसमें क्या है, रेड बोन मैरो क्यों पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि इसमें हीमोसाइटोब्लास्ट या स्टेम सेल पाई जाती है जो कि आगे जाके हीमोपोइसिस करती है। तो अभी अपन ने पढ़ा कि एंटीलेटरल लाइफ में हीमोपोइसिस 0 से 2 वीक तक यॉर्क सेल करता है, 2 से 6 महीने पे लिवर या स्प्लीन करता है, और 6 से 9 महीने बाद या 6 महीने के बाद रेड बोन मैरो करने लग जाता है। रेड बोन मैरो 5 साल तक तो सब बोनों में पाया जाता है, लेकिन 5 से 20 साल में जो येलो बोन मैरो बनने लगता है, जो रेड बोन मैरो को रिप्लेस करना स्टार्ट कर देता है। 20 साल बाद एंड में रेड बोन मैरो ओनली कहाँ पाया जाता है, या तो लॉन्ग बोन के एंड में पाया जाता है या फ्लैट बोन में पाया जाता है। फ्लैट बोन कौन कौन सी है, रिब्स है, वर्टिब्रा है, स्टर्नम है, स्कल है, पेल्विक है।
ये 5 आपके क्या है, फ्लैट बोन है। क्लियर हुआ इतनी बात। अब एक टर्म और आती है, आपने पढ़ा हो तो, एक डिजीज आती है, मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ। एक डिजीज आपने नाम भी सुना होगा, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस। क्या है? एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस क्या होता है? बड़ी इंटरेस्टिंग डिजीज है, सुनो। कई बार यदि कंडीशन थोड़ी स्ट्रेस की हो जाती है या रेड बोन मैरो फेल हो जाता है, किसमें? फेल इन हीमोपोइसिस, ये हीमोपोइसिस नहीं करने लगता, तो आपके बॉडी में क्या हो जाएगा? पैनसाइटोपिनिया हो जाएगा। पैनसाइटोपिनिया का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी भी कम हो जाएगी, आरबीसी भी कम हो जाएगी, प्लेटलेट भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेड बोन मैरो किसी कंडीशन में हीमोपोइसिस नहीं कर पाता। ठीक है? इफ रेड बोन मैरो फेल इन हीमोपोइसिस, तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में आ जाएगी, तो जो लीवर या जो स्प्लीन है वो क्या हो जाएंगे? रीएक्टिवेट हो जाएंगे, दोबारा रीएक्टिवेट हो जाएंगे फॉर हीमोपोइसिस, वो हीमोपोइसिस करने लग जाते हैं। समझे? और इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस। एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस में क्या होता है? जनरली यदि आरबीएम रेड बोन मैरो किसी भी कंडीशन में हीमोपोइसिस नहीं कर पाता, जैसे अपन कैंसर मैलिग्नेंसी में देखेंगे, तो दोबारा जो फीटल साइट थी हीमोपोइसिस की, लिवर और स्प्लीन, वो रीएक्टिवेट होती हैं, और रीएक्टिवेट होकर वो क्या बनाने लगती हैं? आपके ब्लड सेल बनाने लगती हैं। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस बोलते हैं। एक बात और याद रखना, यदि इन सम केस, कुछ केस में, केस ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है कि आपके एनीमिया हो गया, पैनसाइटोपिनिया हो गया, कंडीशन पैनसाइटोपिनिया हो गया। पैनसाइटोपिनिया क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट तीनों कम हो गई, तो स्ट्रेस हो गया कि बॉडी में आपके बोन मैरो पूरी तरह नहीं बना पा रहा, बोन मैरो पूरी तरह इतने सेल नहीं बना पा रहा, तो उस कंडीशन में येलो बोन मैरो भी क्या करने लगता है? स्टार्ट करने लग जाता है हीमोपोइसिस। समझ गए? कहने की बात ये है कि नॉर्मली येलो बोन मैरो होता है, येलो बोन मैरो होता है, नॉर्मली वो इनएक्टिवेट होता है हीमोपोइसिस के लिए, वो हीमोपोइसिस नहीं करता। लेकिन स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है, जब बॉडी को जरूरत होती है कि यार हमारे पास कोई सेल नहीं बची, तो उस कंडीशन में येलो बोन मैरो भी क्या करने लग जाता है? हीमोपोइसिस करने लग जाता है। ठीक है? येलो बोन मैरो भी एक्टिवेट हो जाता है। तो इस तरह अपन ने दो डिजीज पढ़ी, ईएमएच एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस, और येलो बोन मैरो को भी अपन ने यहाँ पे पढ़ा। ओके।